चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्किल वर्कर वीज़ा की, जो सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाने वाला वीज़ा है। पहले इसको टायर 2 नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद में इसको स्किल वर्कर नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने टाइम पीरियड का है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि ऐसी क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में हो कि जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट आपको स्किल वर्कर वीज़ा दे। तो सिंपल वे में समझने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है जॉब पर्सपेक्टिव से, दूसरा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो जॉब पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, ऐसे क्राइटेरिया आप फुलफिल करने चाहिए जिनकी वजह से आपको जॉब पर्सपेक्टिव में पास किया जाए, और इसके साथ में कुछ इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश आपको होनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी आपको होनी चाहिए। तो उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो जॉब से रिलेटेड आपके पास में कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनकी वजह से यूके गवर्नमेंट आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा देगी। तो ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस किसी के पास यूके में आप जॉब करने जा रहे हैं, वो एम्प्लॉयर यहाँ की होम ऑफिस से अप्रूव होना चाहिए। होम ऑफिस क्या है? होम ऑफिस है यहाँ का एक डिपार्टमेंट जो इमिग्रेशन सिक्योरिटी, इमिग्रेशन लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअल में यहाँ का होम ऑफिस ही एक तरह से अप्रूव करता है और फिर उसके बाद में वीज़ा दिया जाता है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास में जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक सर्टिफिकेट देगा, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक कोड होता है। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कोड अप्लाई मतलब उसे फिल करते हैं, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो आपका एम्प्लॉयर है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा। जब तक स्पॉन्सरशिप वो नहीं देगा आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि जब आप जिस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो रोल यहाँ की एक लिस्ट जो होम ऑफिस प्रोवाइड करती है, उस लिस्ट में वो रोल होना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि एक सैलरी का एक क्राइटेरिया है, सैलरी का एक थ्रेशोल्ड है, उतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। तो वो सैलरी कितनी है वो एक बार देखते हैं हम। तो चौथा पॉइंट था मिनिमम सैलरी। तो आपकी मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब में हैं। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हैं या फिर पे पर आवर टाइप जॉब में हैं। तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो आपकी ईयरली इनकम 25,600 पाउंड होनी चाहिए, 25,600 पाउंड। और आप यहाँ पे पर आवर्स बेसिस पे कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी 10.10 पाउंड पर आवर इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये मिनिमम सैलरी है जो आप 4th पॉइंट में क्वालिफाई करेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं, 4 ऐसी क्वालिफिकेशन है आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी अपनी जॉब पर्सपेक्टिव वाली चीज़ को करने। ये थी जॉब रिलेटेड क्वालिफिकेशन की। इसके बाद बात करते हैं एक और क्वालिफिकेशन जो कि है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश के लिए कुछ एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको प्रूव करना होगा कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। मतलब बोल सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 तरीके हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश का सर्टिफिकेट। तो उसमें पहला है कि जो इंडिया से आते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है आइल्स का एग्ज़ाम। आप आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जो आपको इंश्योर करेगा कि आप सफिशिएंट इंग्लिश की नॉलेज है आपको। और दूसरा है जो यहाँ पे हायर एजुकेशन में आते हैं या पीएचडी में आते हैं, यूके की एक इंस्टीट्यूट है, उसको अब बोला जाता है ECCTIS। वो क्या करता है कि वो इंडियन स्टूडेंट को या फिर दूसरी कंट्री के उन स्टूडेंट को जिनकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है उनको इंश्योर करता है और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। वो इंग्लिश के लिए काम कर जाता है, वो इंश्योर कर देता है कि आपको इंग्लिश की सफिशिएंट नॉलेज है। तो पहले वो उसका नाम था नारिक इंस्टीट्यूट था जो इसको अप्रूव करता था और हमें प्रोवाइड करता था नॉलेज ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट। अब दूसरा एक इंस्टीट्यूट है वो ये प्रोवाइड करता है, उसका नाम है ECCTIS। तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप
चेक कर सकते हैं। तो वो कुछ फ़ीस लेता है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट लेता है, कुछ टाइम लेता है, अराउंड 6 वीक और 8 वीक टाइम लेता है, और उसके बाद में आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन यूके अंडर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो आप यूके में 5 साल तक रह सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंडर। अगर इस बीच में आपका एम्प्लॉयर चेंज होता है, आपकी जॉब चेंज होती है, तो आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा या अपडेट कराना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल से ज़्यादा यूके में रहना चाहते हैं, 5 साल के बाद भी यूके में रहना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 5 साल तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में सर्वाइव करना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं सेटल परमानेंटली इन यूके, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट लीव सेटल, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पर आगे परमानेंटली रह सकते हैं, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो 2 केस हो सकते हैं, या तो आप यूके में ही अप्लाई कर रहे हैं, यूके में रह के यूके के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप यूके से बाहर रह रहे हैं और यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यूके से बाहर हैं तो आपको आउटसाइड यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये आपको यूके की वेबसाइट पे ही जाके ऑनलाइन मोड ही है जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही स्किल्ड वर्कर वीज़ा में हम एज अ डिपेंडेंट अपने पार्टनर को और चिल्ड्रन को ला सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो भी एलिजिबल होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी उनकी भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम एज अ डिपेंडेंट अपने पार्टनर को और चिल्ड्रन को ला सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए होंगे जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। सबसे पहला है COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। एक तरह का रेफरेंस नंबर उसमें दिया होगा, आपको वो फिल करना होगा अप्लाई करते समय। दूसरा है आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूफ सर्टिफिकेट, जो पहले हमने बताया था, आप IELTS द्वारा या ECCTIS द्वारा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तीसरा है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पासपोर्ट होता है। तीसरा है आपका जॉब टाइटल, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा उसके ऊपर मेंशन होगा। चौथा है आपका जॉब कोड, ऑक्यूपेशन कोड, वो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर दिया होगा। इसके बाद है आपका एम्प्लॉयर का लाइसेंस नंबर, वो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से मांगना पड़ेगा या फिर आपके COS पर मेंशन होगा। और इसके बाद में है आपका एम्प्लॉयर का नाम, जो उसका नाम है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहला है आपका सर्टिफिकेट, जो इस बात को इंश्योर करेगा कि यहाँ आने के बाद में आप अपने आप को 1 महीने तक फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, फिर लास्ट 1 मंथ की आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप अपने साथ में एज अ डिपेंडेंट अपने पार्टनर को और चाइल्ड को लेके आ रहे हैं, पार्टनर के लिए आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और चाइल्ड के लिए आप किसी और तरह का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, आप दिखा सकते हैं। तीसरा है आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट। इंग्लिश सर्टिफिकेट में एक्स्ट्रा आपका नारिक सर्टिफिकेट हो सकता है, जो अब ECCTIS नाम से जाना जाता है। और चौथे आपका हो सकता है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, वो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। उस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये भी कुछ जॉब में ये डिमांड करते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, वो आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। तो कुछ ही ऐसे इंडिया में ऑथेंटिक या फिर ये कहो कि वैलिड लेबोरेटरीज़ हैं जो इन टेस्ट को करती हैं, जिनको यूके गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। कुछ ऑथराइज ऐसी लेबोरेटरी हैं, वो आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और टेस्ट करा सकते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करते समय आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आप कब जाने वाले हैं, आपकी डेट ऑफ डिपार्चर कब है।
जब आप जाने वाले हैं उसके 3 महीने की रेंज में ही आप अप्लाई करें, क्योंकि जो वीज़ा आपका आता है सबसे पहले 3 महीने के लिए ही आता है, 3 महीने के बाद में वो एक्सपायर कर जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस डेट में आप जाने वाले हैं तब तक वो एक्सपायर ना करे, तो इसलिए आप 3 महीने की रेंज में ही अप्लाई करें। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें फिल करते जाना है। फिल करने के बाद में उसमें अप्लाई करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसका डिसीज़न आने में टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप इनसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं। इनसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, अराउंड 8 वीक्स ले लेते हैं ये। अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 3 वीक में रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी में हैं तो आप प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं। प्रीमियम सर्विस में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा जल्दी डिसीजन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि आपको कितना पे करना पड़ेगा जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि पहला कॉस्ट है वीज़ा का, दूसरा है IHS का, IHS है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, और तीसरा है ये आपको इंश्योर कराने के लिए यहाँ की यूके गवर्नमेंट को कि यहाँ आने के 1 महीने तक आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, तो आपको कुछ अपना बैंक में बैकअप दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा की कॉस्ट। तो वीज़ा की कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप इनसाइड यूके अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो इसकी रेंज है 625 से 1400 समथिंग पाउंड, इसके बीच में वेरी कर सकती है। और थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है अगर हम इंडिया से अप्लाई करते हैं। अगर आप इनसाइड यूके अप्लाई करते हैं कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरा है IHS कॉस्ट, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। IHS क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो भी इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स आते हैं उनसे 1 साल की कॉस्ट लेती है, उनकी हेल्थ रिलेटेड, जो इनकी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को फुलफिल करती है। तो उसकी कॉस्ट है 624 पाउंड पर पर्सन पर ईयर। तो ये 1 साल की कॉस्ट है। इसके बाद में तीसरा आता है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं अगले 1 महीने में यूके आके, तो वो आपको अपने बैंक में दिखाना पड़ेगा। वो आपको कितना दिखाना है, वो है 1270 पाउंड। इतना आपके बैंक में होना चाहिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इतना आप ये ध्यान रखना है आपको कि पिछले 1 महीने में अप्लाई करने से पिछले 1 महीने में आपके बैंक में कंसिस्टेंट इतनी इसके इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस होने चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपके साथ में जो भी डिपेंडेंट आ रहे हैं, वेदर योर पार्टनर और चाइल्ड, उन सबको वीज़ा के साथ में IHS कॉस्ट पे करना पड़ेगा और पर ईयर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट आप अपने आप को करने वाले थे और अपने साथ में अपने डिपेंडेंट को लेके आ रहे हैं, तो उनका भी कॉस्ट बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है, जो आपकी कॉस्ट थी 1270 पाउंड, तो हर एक के लिए आपको 300 या 400 पाउंड एक्स्ट्रा अपना बैकअप दिखाना पड़ेगा। चलिए, आपने अप्लाई कर दिया, आपको वीज़ा मिल गया। आप वीज़ा मिलने के बाद में आप यूके में आ गए। अब यूके में आने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस जॉब के लिए यहाँ पर आए हैं वो जॉब कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने साथ में एज ए डिपेंडेंट अपने पार्टनर को और अपने चाइल्ड को ला सकते हैं। चौथा, आप वॉलंटियरी वर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर परमानेंट जॉब, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। स्किल्ड वर्क वीज़ा के अंडर आप 20 आवर्स पर आवर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 साल कंप्लीट करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट सेटल के लिए। 5 साल कंप्लीट करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, उन चीज़ों की बात करते हैं कि जो आप नहीं कर सकते स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंडर। तो 2 ऐसी चीज़ें हैं। पहले है कि आप जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्टेट पेंशन्स की स्कीम हो गई, उनको अप्लाई नहीं कर सकते।
एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको अपना वीज़ा अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो स्किल वर्कर वीज़ा के से रिलेटेड थी। कैसे अप्लाई करना है आपको, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, कितनी पहले आपको अप्लाई करना है, डिसीज़न कितनी देर में आता है। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी हैं। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।